चलो तो हम शुरू करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है मैं बताता हूं भी आपको संक्षेप में। अब देखिए नोटिफिकेशन आ गया है यूपी का। अब नोटिफिकेशन में लिखा क्या है मैं पढ़ के थोड़ा सा आपको संक्षेप में सुनाऊंगा। सिलेबस पढ़ने हमको आता है कि नहीं ये भी बताऊंगा। देखिए इसमें लिखा है कि लॉ का जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा और करंट जनरल नॉलेज जो है जनरल नॉलेज एंड लॉ उसका पेपर 150 मार्क्स का होगा। तो यदि मैं विद्यार्थी होऊंगा तो सबसे पहले मैं करूंगा कि लॉ में मैं 2/3 समय दूंगा। मैं बड़ा प्रिपरेशन जो है ना बड़ा मैथडोलॉजिकल और बड़ी प्लानिंग से करता हूं और जीके में मैं 1/3 टाइम दूंगा। दिस विल बी माई फर्स्ट स्टेप। मैं आपको 20-25 स्टेप अभी बताऊंगा। स्टेप 1 ना यू जस्ट आस्क्ड मी, आपने अभी मेरे से सवाल पूछा था टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो मैं टाइम मैनेजमेंट पे ही आपको बताया सबसे पहले कि लॉ में मैं 2/3 समय दूंगा और जीके में 1/3 समय दूंगा। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं देखा जाएगा कि मुझे लॉ अच्छा आता है जीके अच्छा आता है, एग्जाम में वो देखेंगे कि हमें मार्क्स कितना आया है। तो हमें मार्क्स लाना है ना कि अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना है। तो अब सबसे पहले आप लॉ में जब जाते हैं, मैं पहले लॉ की तैयारी पे बात करता हूं फिर थोड़ा बहुत जीके पे बताऊंगा। तो लॉ में लिखा है जूरिस्प्रूडेंस यानी कि बात जानते ही आप विधि शास्त्र, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि जो आजकल के इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, एविडेंस, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे जो लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस, अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, मैं अभी आपको बताता हूं कैसे तैयारी करनी। जूरिस्प्रूडेंस में जैसे ही आप जाओगे यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो फैक्चुअल होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की थोड़ी कमी है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी भी होती है, सच्चाई है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप क्या करोगे तो उसके लिए मैं बताऊंगा। अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार पढ़ना है, वो मैं अभी बताता हूं आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने देखा है, यदि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस को आप देखो, यदि ध्यान से, मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस निकाले थे तो मैं आपको बता देता हूं। मोस्टली प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन यानी यूएन चार्टर से सवाल आता है। क्या क्या क्वेश्चन आया मैं बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूं। एडमिशन ऑफ ए मेंबर, सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर, एडमिशन, सस्पेंशन, ऑर्गन, सब्सिडियरी ऑर्गन, पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। सबको पता है ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। वोटिंग प्रोसीजर, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, आपने आर्टिकल 33 पढ़ा होगा शायद। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, स्पेशलाइज्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड यू प्लीज मे ऐड देयर, आप वहां जोड़ लें कि इसका प्रमुख कौन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसका मुख्य कहां पर वो कार्यालय है और उसका हेड कौन है, इस पे बहुत सवाल आया हुआ है। पीछे भी मैंने क्वेश्चन देखा है और भी बहुत तरह के सवाल आते हैं। इसी को शौक से आ जाता है। पर्पस क्या है, मेंबरशिप किसको मिलेगा, इस्टेब्लिशमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ आईसीजे। आईसीजे यूएन चार्टर का ही पार्ट है, आपको पता होगा। तो यूएन चार्टर ध्यान से पढ़िएगा। मोस्ट ऑफ द सवाल 10 सवाल तो उसी से हो जाना है आपका, आप ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आईसीजे एंड यूएन चार्टर को ध्यान से देखना, बाकी चीजें भी देखना बट मोस्टली आप उसी चीज को देखना। कभी कभी ट्रीटीज से भी सवाल आया हुआ है, ट्रीटीज। और जो करंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी देखना। जैसे मैंने कहा हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है, कहीं बदलाव हुआ है तो वो देख लो। वो सब जानकारी आपको संस्था में दी जाएगी, सो यू शुड नॉट वरी। बट जो लोग संस्था के छात्र नहीं हैं वो लोग ध्यान से इसको देखेंगे। मैं बहुत क्विकली बता रहा हूं बट आप देखिएगा जरूर। अब देखिए 2015 से 18 के सवाल का यदि मैं विश्लेषण करूं तो किस प्रकार का सवाल आया है ना। ये सवाल जो है, कभी पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी किसने कहा, वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल को कौन कहता है, आईसीजे के बारे में भी सवाल आया है। मेंस में भी कभी कभी सवाल इस तरह के आते हैं। इंडियन अपॉइंटेड जज कौन था। देखो पढ़ने वाले विद्यार्थी को क्वेश्चन कंटम्पलेट करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन कंटम्पलेशन कैसे होगा, क्वेश्चन कंटम्पलेशन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से। मेंबरशिप पर, जनरल असेंबली पर, पावर, फंक्शन, बार बार सवाल आ रहा है। ट्रीटीज, ऑर्गन्स ऑफ यूएन, मेंस में भी सवाल आया, प्रिलिमिनरी में भी सवाल आया। जूरिस्प्रूडेंस के सवाल मैंने बता दिया फैक्चुअल आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सवाल भी फैक्चुअल आते हैं। देखो मैं नेचर ऑफ क्वेश्चन पहले आपको बता रहा हूं, मुझे कहीं इसमें खास अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखी अभी तक। ध्यान देना शब्दों पर। ये तथ्यात्मक प्रश्न है बट तथ्य को भी याद करने के लिए तर्क की आवश्यकता होगी। मैं थोड़ा संक्षेप में आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बताऊंगा। अब आप आगे की ओर चलते हैं। सिलेबस में क्या आया भाई,
करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। तो यदि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, जो मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स में ऐसा बहुत नहीं है कि वो आपसे बहुत कठिन सवाल पूछ लेंगे, बट अभी G20 का हेड बना इंडिया, इसके पहले कौन था, कहाँ मीटिंग हुई थी, इस तरह के सवाल आपको जानने चाहिए, बहुत जरूरी है। ब्रिक्स आप जानते होंगे, तो इस तरह के सवाल जानने चाहिए आपको, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने जितने सवाल देखे आपके इस क्वेश्चन पेपर में, मैं तरह तरह से बातें बताने का प्रयास करूंगा, मैं कुछ सवाल ऐसे ही देख रहा था कि किस तरह के सवाल पूछते। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 बात आपको बता दें, मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो बेयर एक्ट पे ही आधारित हैं, बट कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2018 का ये प्रश्न पत्र है, मैंने आज ही देखा इसको ध्यान से, तो मुझे दिखा कि क्वेश्चन जो है, मैं तो देखता रहता हूं बट फिर भी आपको बता रहा हूं, साइन कब हुआ, SC/ST की रिजर्वेशन की बात कहां है, KS पुट्टास्वामी केस में कितने जजेस का बेंच था, KS पुट्टास्वामी के केस में आधार के बारे में क्या कहा गया। फिर पूछा इन्होंने सोशल मोरालिटी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम एज टू एज, ये भी रिसेंट केस है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल पे सवाल पूछा, फिर असर्शन रीजन DPSP पे पूछा, बहुत बेसिक सवाल है। फिर आर्टिकल पे सवाल पूछा, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा कि राइट टू एजुकेशन का, सर्टिफिकेट फॉर अपील का, फ्री लीगल एड का। सबको पता है फ्री लीगल एड ना, जिसने भी पढ़ा है सबको पता है 1976 मैथ 39 है, सबको पता है जो क्लास में पढ़ते हैं। और राइट टू एजुकेशन 86th अमेंडमेंट है, सबको पता है। ये बहुत कठिन चीज नहीं, बच्चे इसको कठिन बनाते, बट है नहीं ना। और भी सवाल मैंने देखा तो मुझे 2 चीजें दिखी इसमें, एक तो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में रीसेंट केस का ओरिएंटेशन, रीसेंट केस का क्वेश्चन ज्यादा है, ट्रेडिशनल केस भी कभी कभी आते हैं। तो अननेसेसरी आप परेशान मत हो। और ट्रेडिशनल केस में वो आपको जज का नाम नहीं पूछ रहा और बेंच नहीं पूछ रहा, बेंच कहां पूछ रहा है, रीसेंट केस में। ये जानने के लिए कि आप कितनी गहराई से इस चीज को पढ़ते हैं, और आप इतनी यदि पैनी दृष्टि नहीं रखते हैं तो प्रिलिमिनरी में पास नहीं कर पाएंगे। अब आप सब केस में पढ़ने लगे, कितने जज थे सर पूछा है, कौन कौन जजमेंट दिया था, तो आप यहीं पर दिग्भ्रमित हो गए। रिसेंट केस में सर पूछा है, ट्रेडिशनल केसेस में नहीं पूछा है। यदि गलती से कहीं एक जगह पूछ दिया हो तो आप इन सबों को आधार मान करके मत पढ़िएगा, नहीं तो आप परेशान रहिएगा और आप पीटी में पास बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो संदेश मैं दे रहा हूं बहुत संक्षेप में, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, रिसेंट केस, ट्रेडिशनल केस, बहुत समय नहीं है, मैं बहुत संक्षेप में और बहुत क्विकली आपको सारगर्भित बात बताऊंगा। TPA, मुझे तो नहीं लगा कि TPA का सवाल देखने पे क्या पूछ रहे हैं तो डॉक्ट्रिन्स, क्या पूछ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्या पूछ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस। आप इसमें भी यदि केसेस वेसेस और बहुत चीजें याद करने लगे, कहीं कहीं आपको पता है इंग्लिश वर्सेस इंडियन का यहाँ रूल है, तो मैंने आपको ये 4 मुख्य बातें बता दी, बाकी आपकी मर्जी, आप 50 चीज पढ़ दें। समय बहुत कम है, इसलिए ध्यान से लिखते रहिए और समझते रहिए। मैं फिर आ रहा हूं पीटी की तैयारी, पहले मैं सिलेबस बता रहा हूं आपको। एविडेंस, मैंने फिर देखा, एविडेंस का क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखा, बहुत प्यारा विषय है मेरे लिए एविडेंस। मैंने फिर देखा कि सारे जो क्वेश्चन है जो केस से भी आया है, मैं आपको जस्ट उदाहरण के लिए बताता हूं, जो क्वेश्चन केस से भी आया है वो भी बेयर एक्ट से उत्तरित होगा। बहुत साधारण केस आया, पाकला नारायण स्वामी पूछा, किसको नहीं पता है। देवमन उपाध्याय पूछा, कौन नहीं जानता इसको। अब आप इसी में परेशान है, केस पूछ दिया। ये वो केस नहीं है, केस ना लॉ लेइंग डाउन केसेस हैं, ये फाउंडेशन बताता है लॉ का। तो ऐसे केस नहीं पढ़ोगे तो लॉ कैसे पढ़ोगे भाई, मुझे समझ में नहीं है, लॉ कैसे पढ़ोगे तुम। अब इन्होंने पूछा डाइंग डिक्लेरेशन किस सेक्शन में है, रिफ्रेशिंग मेमोरीज किस सेक्शन में है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 years old कहां है, बर्डन ऑफ प्रूफ और सेक्शंस को मैच करना है। फिर पूछा एक्म्प्लिस की परिभाषा कहां है, या कॉम्पिटेंट विटनेस किस सेक्शन में लिखा है। तो सारे सेक्शन से सवाल। विच स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग प्रूविंग ऑफ रिकॉर्ड्स इंजर्टेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट,
ना बाई आईटी एक्ट से इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन से प्रावधान, सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 65 है, 65 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। मैं आदमी ऐसे ही, द केस ऑफ पागला नारायण स्वामी इज रिलेटेड टू व्हाट टॉपिक, स्टॉपल डिक्लेरेशन अकम्प्लिस क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मतलब कितना सरल है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप एविडेंस पढ़ने जा रहे हो, मैंने 2018 का सवाल देखा, आप बेयर एक्ट को ध्यान से पढ़िए, आपके 90% सवाल हो जाएंगे, 10% को इग्नोर कर दीजिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, वो 10% को ही पढ़ते हैं और वो 10% में कभी नहीं आएंगे, इसलिए कि वो फेल्योर होने का निशानी है, साइन है। आपको जो 90% दिलाएगा उस पर ध्यान नहीं है, जो 10% नहीं पढ़ा उस पर ध्यान है। तो आप इस तकनीक को, इस आदत को छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे तो फेल कर जाएंगे। फिर से मैं आपको सावधान कर रहा हूं। और बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन पूछा है, एविडेंस के सवाल 2018 में काफी आसान है। ऐसे मैं बताऊं, जब आप बेयर एक्ट पढ़ना, मैं अभी बेयर एक्ट को पढ़ने पे भी बताऊंगा थोड़ा सा आपको, क्योंकि बेयर एक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शंस हो गया, इसमें इलस्ट्रेशन हो गया, वो उसमें भी सारे नहीं पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। और इस इंपॉर्टेंट सेक्शंस में जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल केसेस हैं वही आते हैं। एविडेंस में जनरली करंट केसेस का रोल नहीं है। आप एनालिसिस करोगे तब इतनी बात पता चलेगी, ध्यान से दोबारा सुन लेना। बहुत फेमस कोई केस आ गया है रिसेंट टाइम्स में तो पूछ लेंगे, अदरवाइज ट्रेडिशनल केसेस पूछते हैं। रिसेंट केस का रोल नहीं है एविडेंस में। आईपीसी सबको बहुत प्यारा विषय है, कैसे हत्या करें, कैसे चोरी करें, सब सीखना चाहते हैं। सीखिए, बड़ी अच्छी बात है। आईपीसी में आप 100% ला सकते हैं। फिर आप क्या पढ़ेंगे, बेयर एक्ट। नहीं, मैं तो पूरा केस पढ़ूंगा, मैं पिल्लई किताब पढ़ूंगा, मैं तो गौड़ भी पढ़ूंगा। पढ़िए, तो फेल करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सॉरी टू से दिस, क्योंकि समय नहीं है। तो बेयर एक्ट पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। इसमें खास करके चैप्टर 4, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17 पढ़ना है आपको। इसके बाद मैं बता दूं, चैप्टर 4 में ट्रेडिशनल केसेस बहुत पूछते हैं। इसमें कुछ मैक्सिम्स भी, लीगल मैक्सिम्स भी आ जाता है, वो भी पूछते हैं। कोई लैटिन वर्ड्स भी यूज है, वो भी पूछते हैं। अभी देखा मैंने, एनिमस एनिमोफरेंडी कहीं पूछा था, जूरिस्प्रूडेंस में एनिमस डोमिनी पूछा था। मैं आपको प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन का थोड़ा नेचर बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। बट आईपीसी में ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी जो रिसेंट न्यूज में सेक्शंस रहा है, जैसे सेडिशन है ना, या वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस में बहुत न्यूज में आता है, तो उसको देखिएगा। रिसेंट न्यूज में जो भी सेक्शंस रहा है वो जरूर पढ़िएगा। बट रीसेंट केसेस वेसेस पढ़ने की आईपीसी में जरूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी के लिए जरूरत नहीं। पढ़िए, आप लाइव लॉ जो भी पढ़ते हैं, आपकी इच्छा है, आपको किसी ने बताया हुआ, आप पढ़िए, वुमेन्स वेंस में काम आ जाएगा, प्रिलिमिनरी में काम नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा। सीपीसी जो आपके लिए बड़ा कठिन है, मैं सीपीसी पे थोड़ा बोलूंगा, जिसमें आपको सेक्शंस भी मिलता है और ऑर्डर भी मिलता है। दोनों से सवाल आते हैं, सेक्शन से भी आते हैं, ऑर्डर से भी आते हैं। अब बड़ी समस्या है कि 1 से 158 सेक्शन भी है और 1 से 51 ऑर्डर भी है। कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं है। वॉच माई लेक्चर ऑन यूट्यूब। Even then, if you do not understand and you are reading any other book or you are listening to other lectures, this is sheer wastage of time. You will be spoiling your enormous time. You have hardly 2 months or 50 days for preparation. Don't go for classes of CPC. Don't go for books of CPC. You will be haywire. CPC तो समझ जाओगे, बट प्रिलिमिनरी में फेल करने का गारंटी तुमको मिल जाएगा। Preliminary is a trick. It is a technique. It's not about a study. It's not about a study of CPC very carefully. So I said 1 to 158 section and 1 to 51 orders. अब कैसे इसको पढ़ेंगे मैं संक्षेप में बता दूंगा अभी भी थोड़ा आपको, बट ध्यान रखिएगा कि यही पढ़ना है। और इसमें क्या आएगा, तो इसमें पॉकेट्स हैं सीपीसी के। जैसे ट्रायल पे हर जगह बहुत सवाल आता है, तो 6 to 25 पढ़ो। सबको पता है, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये
अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी बता दूंगा थोड़ा बहुत संक्षेप में, बट पहले क्रम में हम इसको पूरा कर लेते हैं। कोई रीसेंट केस की जरूरत इसमें नहीं है। इक्का दुक्का आ गया भूल जाओ, मत करना सॉल्व, 10% के चक्कर में नहीं पढ़ना। मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, रूल ऑफ 90%, इसको ध्यान से लिख लो। 90% सिलेबस पे ध्यान दो, 10% पे मत दो। रिसेंट केस सर आ गया था सीपीसी में, मैं तो पूरा रिसेंट केस पढ़ूंगा या पढ़ूंगा, आपका पूरा समय चला जाएगा और आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आपके पास पढ़ने का सिर्फ 5 दिन है सीपीसी, यदि आप टाइम डिवाइड करोगे तो। सेम विल अप्लाई टू सीआरपीसी। यू शुड नॉट स्टडी एनी रिसेंट केस। इधर मेंस की परीक्षा में आप कोई बहुत फंडामेंटल केस आ गया है या आपने पढ़ा हुआ है तो पढ़िए। हम लोग पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं रिसेंट केस, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिलिमिनरी। व्हाई आर यू डूइंग इट? इफ देयर इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट, यदि कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो वो न्यूज में आया होगा, न्यूज पढ़ो, न्यूज देखो। हमने आपसे कई बार निवेदन किया है कि आप एम्बिशन के ना फेसबुक पेज को और टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम पे देखो, हम डालते हैं कि नहीं रिसेंट चीजें जो भी कंट्रोवर्सी में आई है डालते हैं, लेकिन आप नहीं देखते हो तो अच्छा करते हो, देखोगे तो और भी अच्छा करोगे, तो ध्यान रखना इस बात का। तो आपको सीआरपीसी में भी कुछ नहीं करना है ना, मेन प्रोविजंस पढ़ने, सारे प्रोविजन सेक्शन ना, 484 सेक्शंस नहीं पढ़ने। बच्चा ये भी एक सवाल लेके आता है, मैं अभी बताऊंगा इस पे, वो मेरा जनरल स्टेटमेंट होगा। तो 484 सेक्शंस नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पता करेंगे, वो अभी मैं आपको तरकीब बताता हूं। तो मेन प्रोविजंस पढ़ो, रिसेंट केसेस पे फोकस नहीं देना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिशनल केसेस पे भी फोकस नहीं करना इसमें। एविडेंस में तो बताया था, आईपीसी में बताया था, इसमें बता रहा हूं नहीं करना है। आप कर रहे हो तो गलत दिशा में जा रहे हो। हम 90% की बात कर रहे हैं, 10% में बिल्कुल नहीं है हम। आई एम नॉट फॉलोइंग 10% रूल, आई एम फॉलोइंग 90% रूल। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशनल पेपर है, जैसे आपने आईपीसी में कहा वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे सेक्शन 1 to 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉकेट्स में सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो भी क्लास में पढ़ा है या यदि नहीं पढ़ा है आपने तो कॉन्ट्रैक्ट का एक लेक्चर यूट्यूब पर, मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा क्या क्या करना है। इसमें भी मैक्सिम्स पूछ लेते हैं कभी कभी ना, इसमें भी है ना, कुछ रूल्स हैं या डॉक्ट्रिन्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, ये आपसे पूछते हैं। मैं भी आपको बताता हूं, ट्रेडिशनल टॉपिक है, कोई रिसेंट केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो रिसेंट केसेस, रिसेंट केस की जरूरत है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं मुख्यतः तो इन्हीं चीजों पर कंसंट्रेट करूंगा, नए लॉ के पेपर्स पे भी थोड़ा बोलूंगा, बट मेरा मुख्य आधार यही है। 300 नंबर को पहले हम टारगेट कर रहे हैं, उसमें भी हम 90% को टारगेट कर रहे हैं, 10 to 5% हम इग्नोर कर रहे हैं। नाउ अब आप पहला सवाल, मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। आपने सबसे पहले सीपीसी पे प्रश्न उठाया था, क्या पढ़े। आप सबसे पहले तो पढ़ने का तरीका जान लो, या पहले सामग्री जानना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आता है ना तो मेरे से सवाल यही पूछता है कि हम पढ़ें क्या, कौन सी किताब। आज तक मुझे कोई विद्यार्थी नहीं मिला कैसे पढ़ें, कोई नहीं मिला आज तक, सच्चाई से बता रहा हूं। कोई भी विद्यार्थी मेरे से ये नहीं पूछने आया कि मैं पढ़ूं कैसे, बट पढ़ूं क्या ये जरूर पूछ रहा है। सर मुल्ला किताब खरीद लूं, सर टकवानी अच्छी है, सर त्रिपाठी अच्छी है, एम्बिशन के मेटल से काम चल जाएगा। किसी ने लिखा एम्बिशन का मेटल सफिशिएंट नहीं है। अरे तुमको कैसे पता है, तुम तो आज ही पढ़ना शुरू किए हो। मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता चला, तुम्हें पता चल गया। बड़े विद्वान आदमी हो यार, तुम जज बनने के लायक नहीं हो, तुम एक महान शिक्षक बनने के लायक हो। तो सीपीसी, चाहे आप सीपीसी पढ़ो या सीआरपीसी पढ़ो या एविडेंस पढ़ो या आईपीसी पढ़ो या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, मैंने कितने सब्जेक्ट बोल दिए, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं ध्यान से बोल रहा हूं, सामग्री क्या पढ़ेंगे मैं एक ही बार लिख रहा हूं। बात माननी हो तो मानना, नहीं माननी हो तो मत मानना, ये मेरा ओपिनियन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको मिला है इस देश में, 19(1) सबके पास है, बट मैं आपको बेस्ट सोर्स बताऊंगा। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट,
जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, नहीं जानते, ऐसे सब लोग जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास, सबको अंग्रेजी कोई ऐसी बात नहीं है एक बड़ा कठिन हो। मैं भी आप ही की तरह हूँ, अंग्रेजी समझ में आती है, थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ, हिंदी भी थोड़ा बोल लेता हूँ, आती तो कुछ नहीं है। बट सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ेंगे आप? तो देखिए, सीपीसी का, सीआरपीसी का, आईपीसी का, कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन का, एविडेंस का बहुत बेहतरीन बेयर एक्ट मैंने लिखा है। मेरा कोई ध्येय नहीं है कि आप मेरा बेयर एक्ट खरीदें, बट ये बेस्ट सोर्स है आपके लिए, इसलिए आप इसको पढ़िएगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बताता हूं कि एम्बिशन पब्लिकेशंस के वेबसाइट पर अवेलेबल है, प्रयास करूंगा कि अन्य जगह भी अवेलेबल हो, बट एम्बिशन पब्लिकेशंस के बेयर एक्ट एम्बिशन पब्लिकेशंस की साइट पर अवेलेबल, आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी साझा करूंगा। तो सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, आप कहोगे मेरे से, अब एक सवाल पूछोगे जो बहुत नेचुरल है, मैं भी विद्यार्थी होता तो शायद सवाल पूछता, सर आपने किताब बता दी, आप क्या साबित कर पाएंगे इस बात को कि इन 6 किताबों से, जो हमने 6 लिखे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भी आ रहा हूं, आपके बेयर एक्ट से 90% सवाल आ जाएंगे। देखिए, मेरा मानना है, आप कहते हैं ना कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुछ ऐसा बोलते हैं। आप क्वेश्चन पेपर ले लो, 1 साल का ही ले लो, चलो ज्यादा समय नहीं है आपके पास, 2018 का सवाल ले लो, सीपीसी का बैरक ले लो, सीआरपीसी का बैरक ले लो, आईपीसी का बैरक ले लो, कॉन्ट्रैक्ट का भी ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन का भी ले लो, एविडेंस का भी ले लो, और 90% सवाल उसमें ढूंढो। यदि आपको इससे कम मिला तो मुझे जरूर एक पत्र भेजना, मेरा एड्रेस वेबसाइट पे हर जगह अवेलेबल है, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का है, मुझे जरूर एक लिखित पत्र भेजना, मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करना बहुत अच्छा लगेगा। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू इंप्रूव। 90% से ज्यादा सवाल के उत्तर इसमें हैं, और जहां तक भाषा का प्रश्न है, जो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं अभी आपको ब्रीफली बता दूंगा कि समझ के लिए आपको क्या करनी है। सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, ये मुझे लगता है 6 चीज के लेक्चर आपके यूट्यूब एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल है। यदि आप पढ़ लो, मैं अपना लेक्चर देख रहा था, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपने कहा सामग्री तो मुझे मिल गई, बट सामग्री का करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूं। अभी अभी मैं सीआरपीसी पढ़ रहा था, लेक्चर देख रहा था अपना, मैं अपना छात्र खुद भी हूं, अपना शिक्षक खुद भी हूं, मैं अपने लेक्चर्स देखता हूं, अपनी गलतियां सुधारता हूं, सीखता हूं कहां गलत किया, कहां क्या बोला। मैंने ऐसे देखा कि सेक्शन 2 जब मैं पढ़ रहा था, जिसमें इतने सारे शब्द हैं, जिसपे हर बार एक सवाल आता है, तो मैं बच्चों को बता रहा हूं कि सेक्शन 2A में ना बी है, ए के बाद बी आता है, बी से बेलेबल ऑफेंस होता है। मुझे लगा ये तो कोई भी बच्चा सीख जाएगा, हिंदी माध्यम का भी छात्र सीख जाएगा, अंग्रेजी माध्यम का भी सीख जाएगा। फिर मैंने एक लेक्चर में बोला कि सेक्शन 2B के बाद सी आता है, बी के बाद सी आता है, किसको नहीं पता है? तो सी से क्या होता है? कॉग्निटिव ऑफेंस होता है। मैंने कहा पढ़ने का तरीका यदि हम सीख लें तो सब काम ही समाप्त हो जाएगा। तो पढ़ने का तरीका सीखना, मैंने इसीलिए आपसे एक सवाल अभी कहा था, कोई विद्यार्थी मेरे से ये नहीं पूछ रहा है कि पढ़ूं कैसे, ये जरूर पूछ रहा ना पढ़ूं कहां से। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया अभी कि क्यों ना सभी विद्यार्थियों को लेक्चर का एक्सेस दे दिया जाए, सारे लेक्चर्स का एक्सेस दे दो जो यूपी के सिलेबस। मैंने कहा सारे फेल कर जाएंगे, मेरी बात मान लो, आज तुम सारे फेल कर जाएंगे, क्योंकि वो एक विषय में तो पारंगत हो जाएंगे, दूसरे में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरे को पता है, मैं जानता हूं। विद्यार्थी का हित मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और सच्चा शिक्षक हूं। मैंने व्यापार नहीं किया, मैंने पढ़ाया है जीवन में, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप दिग्भ्रमित हो यदि आप ये सोच रहे हो कि हम टीपीए की अब क्लास कर लें, हम सीपीसी की क्लास कर लें। आपको पता है क्लास करने में समय कितना लगेगा? सीपीसी पढ़ाने के लिए टीचर को कम से कम 100 घंटे चाहिए, कम से कम मैंने बोला है। टीपीए पढ़ाने के लिए भी 60 घंटे चाहिए। आप 60 घंटे का मतलब समझ रहे हो? यदि बहुत फास्ट भी पढ़ाऊंगा तो 20 दिन ले जाऊंगा, 15 दिन ले जाऊंगा। 15 दिन तुम टीपीए पढ़ोगे तो तुम यूपी का प्रिलिमिनरी क्या दोगे? तुम 20 दिन मेरे साथ सीपीसी पढ़ोगे, तुम प्रिलिमिनरी क्या, तुम तो पहले ही फेल कर गए। ये गलती भूल के भी नहीं करना है। आपको कोई लेक्चर वेक्चर कुछ नहीं देखना है।
सब भूल जाइए। अब आपका ओरिएंटेशन अलग, दिशा अलग, दशा अलग, रास्ता अलग हो गया। करें सर फिर क्या? मैंने आपको मेटेरियल बता दिया ना, 6 विषय का तो बता दिया। रहा क्या, पहले मेटेरियल क्लियर कर देते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसमें जो यूएन चार्टर है वो मैं पब्लिश करने जा रहा हूं इमीडिएटली, विद इन दिसंबर इट विल बी पब्लिश्ड। इसमें आपको यूएन से रिलेटेड सारी जानकारी और आईसीजे स्टैट्यूट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं और पढ़ना है। यदि आप कर रहे हैं तो आप महाने करिए, बट आपको यदि मेरी मेहनत का लाभ लेना है तो इसको पढ़िएगा, जो एम्बिशन पब्लिकेशंस का आएगा यूएन चार्टर। किसी और की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है दूसरे लोग क्या लिखते हैं, मैं उनका मेटेरियल ना देखता हूं ना जानता हूं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका काम कर जाएगा। जहां तक करंट इंटरनेशनल अफेयर्स का बात है, जहां तक इसकी बात है, इसकी चर्चा है, इसका मैं एक मेटेरियल पहले से भी बनाया हूं जिसमें ट्रेडिशनल चीजें लिखी है, कौन किसका हेड है, कहां ऑफिस है, क्या है नहीं है, सब लिखा हुआ है। इसका एक मेटेरियल मैंने बनाया है। We will update it and we'll send to the students who are enrolled in my class, in my institution. Others can look for other sources, but international organizations UN charter ये तो मार्केट में अवेलेबल होगा। ये मटेरियल अवेलेबल मार्केट में नहीं होगा। ये एम्बिशन का मटेरियल है, तो इसको हम लोग ना बेचते हैं ना कहीं देते हैं। इज दिस क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इज दिस ऑल राइट? अब बचा जनाब आपका, मैं ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। अब आप करंट इंटरनेशनल अफेयर्स में ही बहुत ज्यादा, अब देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही आधे से ज्यादा सवाल आ जाते हैं। आधे क्या, मैक्सिमम सवाल उसी से आ जाते हैं। तो आप क्यों इसके लिए ज्यादा परेशान? इसको लेस इंपॉर्टेंस दो, इसको मोर इंपॉर्टेंस दो। जिनके पास समयाभाव है, जिनके पास समय, इसको भी अच्छे से पढ़ो, 100% करो। समयाभाव है तो पहले इसको करो, इसको छोड़ो नहीं तो फंस जाओगे। आगे चलते हैं। आपके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है अब, जूरिस्प्रूडेंस का क्या करें? जूरिस्प्रूडेंस, इसके लिए क्या मटेरियल सजेस्ट करोगे सर? मैं अब जितना मटेरियल, अब आप पूछोगे मेरे से 25 बार एक ही सवाल के सर सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट एनफ है। मैंने कह दिया बिल्कुल एनफ है, लिख लो इसको मोटे अक्षरों में। हिंदी भाषा में सब उपलब्ध नहीं, बट भारतीय साक्ष्य अधिनियम उपलब्ध है। शायद संविधान आ जाए, आई एम नॉट वेरी श्योर। आईपीसी पे भी हम काम कर रहे हैं हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में सारे उपलब्ध हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समय लगता है काम करने में, शैक्षणिक कार्य है तो ये बहुत आसानी से नहीं हो सकता है। जूरिस्प्रूडेंस में जहाँ तक पूछा तो एम्बिशन के स्टूडेंट्स तो बहुत धनी हैं। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा जो जूरिस्प्रूडेंस का मटेरियल है वो अपडेटेड है। उसके सारे सवाल उसमें दिए हुए हैं, सारे सवाल का उत्तर दिया है। उसमें एक लिस्ट भी लास्ट में दी है जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, किताबों का नाम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सारे हमने जोड़े हैं। क्योंकि जब पिछले बैच में हमने पढ़ाया था तो हमने मटेरियल अपडेट कर दिया था, सारा यूपी का क्वेश्चन उसमें कवर्ड है। इसलिए आप दाएं बाएं मत देखना, अपना एम्बिशन मटेरियल पढ़ना। यदि आपके 15 में से 3 सवाल नहीं बने तो अपने आप को भी नहीं कोसना है, मुझे भी नहीं कोसना है। 12 सवाल में ही पीटी निकल जाना है, खुश रहना है और उतना ही पढ़ना है जितने काम की चीज हो। तो सामग्री की समस्या तो समाप्त है। अब आप मुझसे पूछोगे अच्छा सर ये बताओ कि जो करंट ये जो आया, ये इतने सारे लॉ भर दिए इसमें, हा? इतने सारे एक्ट लिख दिए। भाई डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट तो कल ही मैं देख रहा था, शायद 10 ही धारा है उसमें। और पूछता क्या है, डॉरी की परिभाषा क्या है, कौन सा इसमें ऑफेंस बनता है, ऑफेंस की प्रकृति क्या है। तो आप 10 सवाल बना लो, उसी में से क्वेश्चन। ये बेसिक आपको, देखिए ये लॉ के टॉपिक में नहीं डाला है, ये जनरल नॉलेज में। तो इसके बारे में आपको जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए। अब देखिए छोटी सी बात आपको बताऊं, यदि आप यहां स्पेशल इंफॉर्मेशन में लग गए तो आप फिर विद्वान बन जाएंगे, जज नहीं बन पाएंगे। मेरी बात को गहराई से, गंभीरता से, ध्यान से सुनना है। आप जज नहीं बन पाएंगे, विद्वान बन जाएंगे और एम्बिशन में आकर फिर पढ़ाएंगे। हम लगातार तलाश में हैं बच्चों के जो अच्छा पढ़ाते हो, जो अच्छा रिसर्च करते हो। आपका स्वागत होगा। हम 30 संस्थाएं खोलेंगे अगली साल, तो उसमें बहुत सारे शिक्षकों की जरूरत होगी। तो आपको भी अभी से निमंत्रण दे देता हूं। यदि ये निमंत्रण स्वीकार नहीं करना है तो बात को ध्यान से सुनिएगा कि जितने एक्ट हैं इसको जनरल के तौर पे पढ़िएगा। मैं प्रयास करूंगा, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट प्रयास करेगा कि इन छोटे छोटे जो हमारे एक्ट्स हैं इस पे मैं कोई लेक्चर बना के यूट्यूब पे सर्वसाधारण के लिए
मुफ्त में डाल दो, मुफ्त में डाल दो। उसके लिए आपको एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के वेब नाउ यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल जानकारी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर एंड पेरेंट्स एंड सबके लिए, सब में। जो अभी मुझसे एक सवाल पूछा एक विद्यार्थी जी ने कि भाई इसमें क्या करोगे, तो ये लॉ के का जनरल नॉलेज, ये लॉ का भी जनरल नॉलेज ही पूछ रहा है आपसे। नो स्पेसिफिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड। कोई रिसेंट बहुत चीज चर्चा में रही वो पढ़ लेना। नो स्पेसिफिक नॉलेज एंड डीप नॉलेज, जस्ट हैव now little bit information, I will help you, we will help you here in the class itself, don't worry for that। मैं सारे पे थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, वो मेरा काम है। जो हमारे विद्यार्थी हैं वो तो मेरा लाभ लेंगे ही, क्लास में बैठेंगे, वो मेरी बात सुनेंगे। जो नहीं है विद्यार्थी उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे हम। तो इसके लिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जीके के लिए हमने आपको लगातार बता रखा है दो चीजें कि आप ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुनिए। आप में से कई लोग सुनते भी होंगे, सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो अब से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको परेशानी होगी। और एक न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, खास करके जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनको मैंने इंडियन एक्सप्रेस सजेस्ट किया है, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं। ये मेरा अपना मानना है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। जो हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं कोई भी पत्र पत्रिका पढ़ें, जैसे आप पढ़ते ही होंगे, कई सारे मैगजीन्स आते हैं आप पढ़ते होंगे, तो कोई भी मैगजीन अच्छा सा पढ़िए, आपको पता है कौन सा मैगजीन पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसलिए जीके इज नॉट एन इशू, जीके इज मेड इशू बाय द स्टूडेंट। अब मैं कभी पढ़ूंगा ही नहीं, अचानक एग्जाम आ गया तो अब 40 दिन में पूरा ब्रह्मांड का जीके पढ़ जाऊं, संभव है? अभी G20 के पीछे मीटिंग हुई थी, कहां हुई थी हमें पता ही नहीं है। अगले साल कौन बना इसका मुखिया हमें पता ही नहीं है। तो भाई जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप एग्जाम क्यों देने जा रहे हो? एग्जाम देने जा रहे हो तो पता रखो। मैं तो लगातार कई सालों से विद्यार्थियों को कह रहा हूं कि आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। नहीं ध्यान दे रहे हैं तो ये आपकी भूल है, अभी से शुरू हो जाइए। अभी भी देखिए, प्रिलिमिनरी की परीक्षा मेरी समझ से 50-60 दिन में पास की जा सकती है। अब आपको ये कैसे? देखिए मैंने आपको सामग्री बता दी है, फिर से बता दे रहा हूं। 6 चीजों के लिए तो मैंने एम्बिशन पब्लिकेशंस का डायरेक्ट बोल दिया, मैं भी आपको लास्ट में उसका लिंक भी बता दूंगा। यहां पर पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। मैंने एक सलाह दी एक शिक्षक के नाते, मेरा इंटरेस्ट किताबें बेचना नहीं है, इतनी छोटी बुद्धि का मैं व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक सोच के साथ हूं, सोच के साथ काम कर रहा हूं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं अभी जानबूझ के, इसीलिए उसको तेजी से कर रहे हैं। हमारे मित्र यहाँ काम कर रहे हैं, प्रभांशु जी, हिमांशु जी, वो लोग काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो जल्दी हम उसकी अच्छी सी किताब आपको देंगे। किताब नहीं है वो, बेयर एक्ट के फॉर्म में है, बट जो चीजें होंगी यूपी के लिए आवश्यक उसमें लिखी रहेंगी सारी। करंट इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए मैंने बता ही दिया, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए मैंने बता दिया। हमारा मटेरियल बहुत अच्छा है, उसको जरूर पढ़िएगा, मैंने उसको संशोधित भी किया है। और बाकी मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बच गया है। टीपीए एक ऐसा विषय है जिस पे मैं क्षमा चाहता हूं, इसलिए कि मैं अभी तक बेयर एक्ट प्रकाशित नहीं कर पाया, और कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये ना बड़ी साधना का विषय है, तपस्या का विषय है। टीपीए का बैरक मेरा कब का लिखा जा चुका है, बट फिर भी हम नहीं कर पाए, और जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा तब तक शायद मैं उसको प्रकाशित नहीं करूंगा। इसलिए टीपीए की क्लास मेरी अभी है भी नहीं, अभी समय लगेगा 2 महीने 3 महीने, तभी मैं पढ़ूंगा और शायद मैं तभी प्रकाशित करूंगा। इसलिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपको जो भी मिलता हो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। टीपीए का बहुत सारा अच्छा किताब आता है, बेयर एक्ट भी है, आप पढ़िए उसको, क्वेश्चंस को देखिए, बहुत कठिन विषय ऐसे है नहीं। बट चलिए पढ़ना कैसे है? नाउ यू आर क्लियर अबाउट मटेरियल, सामग्री आपको स्पष्ट है। ये सामग्री तो मिल जाएगी, तो बाजार में मिलती है, बट पढ़ेंगे कैसे? समस्या सारी यहीं खड़ी होगी। और जो सवाल विद्यार्थी मेरे से पूछता है लगातार, जैसे पूछा सिलेबस में क्या पढ़ना क्या छोड़ना, रिवीजन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करें, सब चीज़ों को याद कैसे करें, ना क्वेश्चन के आंसर मिक्स हो जाते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कैसे याद करूं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उनका क्या करूं? ये तो विधा है विधि की। An intelligent person works in such a way that he is able to manage everything. मैं आपको अपने उदाहरण से बताता हूँ, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, व्यस्त इन द सेंस कि टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, मटेरियल भी देखता हूँ, पिता भी हूँ, पति भी हूँ, एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। अब आपके इस व्याख्यान के बाद शायद मैं बॉम्बे चला जाऊँगा,
मुझे कोई किसी फिल्म में एक्टिंग नहीं मिल रही है, मैं आपको बता दूं, बट फिर भी जाऊंगा। शायद एक वहां संवाद है हमारा युवाओं का, उसको भी संबोधित करना है, और मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं, हालांकि जाना नहीं चाहता हूं, बट फिर भी शायद चला जाऊं। तो जीवन है, सब कुछ करना है। एक शिक्षक बन के क्लास में बैठ कर समाहित हो जाऊंगा तो मुझे क्या देश जानने का। मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, जैसे आपको बनानी है। आपको जज बनना है, मुझे समाज सुधारक बनना है। तो अपना अपना काम में करना चाहिए। एक काम के लिए दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करना होगा, पढ़ना होगा। क्या करेंगे आप विद्यार्थी के रूप में, क्या आप जो है इन सब सिलेबस को आप 50 दिनों में पढ़ देंगे? कैसे करें? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ना, सब साधे सब जाए नहीं, एक चीज पे ध्यान दो, तुम सिर्फ और सिर्फ बैरेक्ट पढ़ो। ये रूल नंबर 1 है। और किसका बैरेक्ट पढ़ो? सिर्फ और सिर्फ एम्बिशन का। ये इंफैटिकली बता रहा हूं। अब तुम्हारी यदि सोच ऐसी है कि 60 रुपए का बैरेक्ट तो मैंने पहले से खरीद रखा है, मैं एम्बिशन का क्या कर दूं, तो तुम्हारी लाइफ में 60 रुपए इंपॉर्टेंट है, और हमारा वो जो 60 महीने बैरेक्ट ले गया है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। मैंने एम्बिशन का बैरेक्ट लिखने में, एक एक बैरेक्ट लिखने में कम से कम 2.5 साल लगाए, कम से कम। मुझे अच्छी तरह से याद। टीपीए का बैरेक्ट मैंने आज नहीं लिखा है, टीपीए का बैरेक्ट लिखे हुए 2 साल हो गए, बट अंतिम रूप से मुझे उसको पढ़ना है। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। पढ़ाई आसान काम नहीं है, मुझे पता है, मुझे उसके पहले भी काम है। अभी अभी तो मुस्लिम लॉ की क्लास खत्म हुई है, फिर शायद हिंदू लॉ में भी कोई टॉपिक मुझे पढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा तो वो भी पढ़ाना हो। उसके बाद टीपीए का नंबर आएगा, तो वक्त लगेगा, अभी इतना आसान नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एम्बिशन का बैरेक्ट पढ़ना है। अब दिमाग लगाओगे तो लगाओ। 7 विषयों के लिए तो आपको स्पष्ट कर दिया मैंने, फिर से बोलते रहा हूं, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, भूल जाओ कोई दूसरा सोर्स। एक सवाल नहीं आता, छोड़ दो उसको। मैं आपको एक बताऊंगा, मैंने शायद 1-2 दिन पहले क्लास में बताया था, विद्यार्थी असफल क्यों होता है। मैंने उस पर बड़ी अच्छी एक बात कही थी, 3 मिनटों में मैंने बाद में सुना, मुझे भी प्रभावी लगा, तो मैं आपके साथ साझा करूंगा, बताऊंगा आपको भी, उसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा उसको। तो डायरेक्ट पढ़ना है तो स्पष्ट है। पढ़ना कैसे है बताओ, इसके लिए स्टेप क्या है? स्टेप 1 तो ये हो गया। स्टेप 2 पे आते हैं। आप एक एक करके बातों को लिख लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे और आप गलत काम करोगे। वही होगा जो मंडन मिश्र के तोते के साथ हुआ था। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सारे चिड़िया उसमें चुग गए, तो वो या तोता उसमें फंस गया, व्हाटएवर इट इज। सो यू शुड नॉट डू इट। आप बात को ध्यान से समझो और इसको क्रियान्वित करो, अपना दिमाग मत लगाओ। और अपना दिमाग लगाना है तो मेरी बात बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि देखो दुविधा में रहना बहुत खराब बात है। 2 नावों पर पांव कभी नहीं रखना चाहिए। या तो आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओ या मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। यदि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है तो फॉलो करना, नहीं लग रही तो आप अपना फॉलो करना, बट दोनों को मिक्स मत करना। जैसे 2 मिठाई को साथ में खाओगे तो किसी का टेस्ट नहीं मिल पाएगा, ये वही वाली बात। तो आइए पढ़ना कैसे, मैं आपको इस पे थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो बहुत साधारण है ये पढ़ाई, बट कोई नहीं समझता है। बुरा मत मानना मेरी बात को। मेरा अनुभव देश के बेहतरीन कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर के उस कॉलेज के विद्यार्थी तक है जिसको लोग कोई बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, बट दोनों की समस्याएं एक है। जो बेहतरीन विश्वविद्यालय का छात्र है उसमें तो कुछ तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट हैं, वो पहले से बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत समझदार है, तो उनको आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो उनको मेरे जैसे शिक्षक की शायद जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें 100% बच्चे ऐसे ही आते हों। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सफलता तो पाए हैं, एग्जाम तो पास किए, लेकिन उनके पढ़ने का तरीका सही नहीं है। मेरा डेली ऐसा इत्तेफाक से कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि आपके पढ़ने का तरीका सही है। आप बात को समझो गंभीरता से। प्रिलिमिनरी एक अलग विधा है, ये टेक्निक है, ट्रिक है। मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन इज अ ट्रिक, इट इज अ टेक्निक। इट्स नॉट जस्ट डिवोटिंग आवर्स कि आप 10 घंटा बैठ के कमरे में बंद होकर पढ़ रहे हैं तो आपका प्रिलिमिनरी हो जाएगा, और नहीं हुआ तो
दोष देने लगे, साहब क्वेश्चन ऐसा आ गया तो परीक्षा ऐसी हो गई तो ये ऐसा हो गया तो टाइम नहीं मिला तो मैंने गलत मार्क कर दिया। व्हाई डिड यू डू दैट? ये विद्यार्थी जो बोलता है कि मैंने गलत आंसर सारे टिक कर दिए, मैं एक की जगह 2 लिख के आ गया, तो ये तो आपकी भाई नासमझी है, इससे कैसे काम चलेगा? तो मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखो, बट सिलेबस से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें टॉपिक लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना क्या है, आईपीसी में पढ़ना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ें क्या। आप इसके लिए एक बहुत पैटर्न बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो तो उसमें 2-3 बात मार्क करना, जैसे मैंने किया है। आप देखना बेयर एक्ट से कितने सवाल आए। अब देखो, आपका नजर बहुत पैना होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अब ये देखो, मैंने मेरी एक गलत आदत है, सही आदत, मैं स्टार्ट लास्ट से करता हूं। मैं आपको भी ये संदेश दूंगा। तो मैंने लास्ट से इसको पढ़ना शुरू किया क्वेश्चन को। तो मैं 150 क्वेश्चन देखा, दूधनाथ पांडे वर्सेस यूपी इज रिलेटेड टू विच केस। तो चलो ये केस हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। दस्ती समन फॉर सर्विस फॉर द डिफेंडेंट कैन बी गिवन टू प्लेंटिफ अंडर विच ऑर्डर एंड विच रूल। ये क्या है? बेयर एक्ट। अच्छा, लिखा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिटन स्टेटमेंट कैन बी सबमिटेड इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। कैलाश वर्सेस अनंत। ये बेयर एक्ट है। अब आपको लग रहा होगा केस है, मेरे को लग रहा है बेयर एक्ट है। आप पूछो कैसे? ये बेयर एक्ट की भाषा जो 30 दिन है और 30 दिन के बाद है, उसको स्पष्ट करने के लिए केस लिखा गया। सलेम बार में भी कहा गया। अब ये बेयर एक्ट इसके बिना तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। अब आप इसको केस की संज्ञा दे दोगे तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता। आप एम्बिशन का बेयर एक्ट देख लो, उसमें लिखा हुआ है और बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को लिखा है। तो मेरे लिए तो ये बेयर एक्ट का क्वेश्चन। चलो आप नहीं भी मानते हो, आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी द प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। ये कहां है? बेयर एक्ट में है सीआरपीसी के। मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन कहां करेगा? सेक्शन 54 में। 164A जो लिखा इन्होंने ऑफ सीआरपीसी शैल बी सेंट टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एग्जामिनेशन विद इन हाउ मेनी आवर्स, कुछ ऐसा लिखा है, फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग 24 आवर्स। कहां लिखा है? बेयर एक्ट में। मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। When a search is required to be done outside India, a criminal court may require under section 166 से कहां लिखा है? बेयर एक्ट में। Which provision of CRPC resembles with habeas corpus? section 91, 97, 93, 96 कहां लिखा है? बेयर एक्ट में। अगला सवाल, when an appeal is filed under section 374 of CRPC against a sentence passed under section 376D of IPC, the appeal shall be disposed of। कहां लिखा है? बेयर एक्ट में। सेक्शन 376 सब सेक्शन 4 में, किसको विद इन 6 मंथ्स करना है। तो मैं कह रहा हूं आपको, मैंने अभी मेरे ख्याल से 9 सवाल पढ़ दिए। 9 सवाल में से 8 सवाल बेयर एक्ट से हैं। तो पढ़ना क्या चाहिए? इसीलिए कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर एम्बिशन के बेयर एक्ट के जो पढ़े वही पंडित हो। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। पेज ना, उससे क्वेश्चन अगला पढ़ रहा हूं। द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी हैज बीन अमेंडेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 173 में हुआ है। कहां है ये? बेयर एक्ट में। मैं सवाल लगातार पढ़ रहा हूं, छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ रहा हूं। ये यहां से चला और लगातार ये पढ़ता जा रहा हूं। मैं यहां लिखा भी है ऑर्डर 5, ऑर्डर 8, नो टाइम, बेयर एक्ट, केस, फिर लिखा बेयर एक्ट, फिर बेयर एक्ट, फिर बेयर एक्ट, फिर बेयर एक्ट, फिर बेयर एक्ट। मुझे तो क्वेश्चन ही बेयर एक्ट से बाहर नहीं दिख रहा। आपको पता नहीं कैसे दिख रहा है। बेयर एक्ट से बाहर भी सवाल आते हैं। मैंने आपको एक रूल बताया था कि भाई 90% बेयर एक्ट से कितने सवाल? मेरे हिसाब से 90%। चलो आप कह रहे हो 80% मान लेते हैं, बट जो 10% और सवाल है वो बेयर एक्ट से ही प्रेरित है। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई 51A जो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, किस अमेंडमेंट से जोड़ा? सबको पता है। अब उसी में एक सवाल आ गया, किस केस के परिणाम स्वरूप जोड़ा और किस केस में इसकी चर्चा आई। कुछ ऐसी बात आपने पढ़ी होगी शायद, या कौन सी कमिटी ने इसका भाई सजेशन दिया। बहुत लोग जानते होंगे शायद, स्वर्ण सिंह कमेटी।
तो अब आप कहोगे ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अरे कहां से फैक्चुअल हो गया? जब 51 जोड़ा तो स्वर्ण सिंह कमेटी तो पढ़ना ही होगा, बैरेक्ट में लिखा हुआ है, हमें पता है बैरेक्ट में लिखा हुआ है। तो तुम 90% 80% सिलेबस प्रिपेयर करोगे कि तुम 50-60 दिन में 100% कर लो। तो देखो तुम्हारी स्ट्रैटेजी करेक्ट होनी चाहिए। यदि इफ यू वांट टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन, आई होप इवन 80% विल मेक यू सक्सेसफुल। बच्चे तो बहुत कहते हैं कि हम 100 में से 100 बना देंगे, एग्जाम में 60 भी नहीं बनाते हैं। और ये तब पता चलता है जब रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है। जैसे डीजेस वाले रिजल्ट निकालते, तुम्हारा इतना नंबर है, अब तो हर जगह निकलने लगा है, तो पता चल जाता है विद्यार्थी को, मैं तो यार इतनी बड़े विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ, 200 में मुझे लॉ में 110 आया है। 130-40 की बात तो करिए मत, 110 आया है, 55% में हम। और भाई साहब जब आप सपने देख रहे हैं तो 100% के देख रहे हैं। तो सपने वही देखिए जो हकीकत में बदल पाई। 100% क्यों करना चाहते, क्यों भगवान बनना चाहते हो? टू बी आइडियल इज टू बी गॉड, सो लेट अस बी प्रैक्टिकल। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? आपसे भी पूछ रहा हूं, लेट अस बी प्रैक्टिकल। 80% की तैयारी करो ना, 100% क्यों? मैं आपको संदेश दे रहा हूं, आप 80% 90% की ही तैयारी, जितना पढ़े उतने में संतोष करो, जितना बैरेक्ट में लिखा उतना ही पढ़ो। फिर स्ट्रेस कर रहा हूं, नो बुक, अदरवाइज यू विल बी हैंग्ड बाय हुक, यू विल बी लॉस्ट समवेयर, यू विल नॉट बी। देखो यहां सागर से मोतियां निकालनी है, बैरेक्ट वही काम करता है, इस सागर को गागर में भरता है। यदि आप इस संदेश को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो कि असफलता के सोपान आप अभी से चढ़ना शुरू कर दियो। देयर इज वन एंड ओनली वन सोर्स, दैट इज बैरेक्ट, and we have written the best barracks. I proclaim it. I am proud of this fact. So read that barrack. It is easily available. और 80 रुपए और 50 रुपए वाली मानसिकता को बदल दो। नहीं, मैंने तो खरीद लिया बैरक सर, 200 रुपए में आता है। इट इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड यू आर थिंकिंग ऑफ 200 रुपए। तुम्हें जज बनना है, मजाक करना है? जज बनना है तो पढ़ो ना ढंग से। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, बैरेक्ट के सवाल तो देख लिए। सवाल और कैसे कैसे आते हैं हम थोड़ा सा समय और लेंगे। तो बैरेक्ट से तो सवाल आता ही है। अब देखिए आपके साथ क्या क्या, जैसे हम शुरुआत करें, एग्जाम में बैठते हैं, हम चलते हैं अब पीछे की ओर। एग्जाम में बैठे, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ गया, ये क्वेश्चन पेपर आ गया यूपी का, आ गया मेरे सामने सवाल, मैंने पढ़ना शुरू किया। अब देखिए समस्या शुरू होगी कहां से, मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। पहला सवाल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और फाइनली साइंड, सबको पता है। नाउ शॉर्ट टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल, सबको पता है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ SC ST, ये भी पता है। अरे सब तो पता ही है, रहा क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी समस्या क्या है, जरा सुनिएगा। जस्टिस KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज डिसाइडेड, ये 2017 में डिसाइड हुआ था, 18 में सवाल आया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी आपको पूरा इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ना है। अरे सर केसेस आते हैं हमारे से, तो 99% बच्चा केसेस। यू डोंट रीड केसेस, बिलीव मी। The moment you start reading so much of cases, you start spoiling your chance of being successful. Leave cases. कैसी कैसी सर आप बात बता रहे हो? जो मैं बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। फेल करना है तो पढ़ो केसेस, पास करना है तो पढ़ो बैरेक्ट। फेल करना है तो पढ़ो केसेस। नहीं सर मैं तो DU में पढ़ा था, LLB में पढ़ा था, CLC में पढ़ा था, NLU में पढ़ा था, यहां पढ़ा था, वहां पढ़ा था। ये जुडिशियल एग्जाम है भाई, ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। मिक्स मत करो चीजों को। यूनिवर्सिटी में तुम्हें गोल्ड मेडल मिला होगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं तुम्हारे जुडिशरी में प्री भी निकल जाएगा। मैं बता दे रहा हूं, बहुत स्पष्टता से सुन लो ध्यान से। तकनीक होनी चाहिए, तकदीर की जरूरत नहीं है। तकनीक तकदीर खुद बना देगा। आप इस बात को गहराई से समझो। अब केस पुत्तास्वामी में पूछा कितने जज का बेंच है, अब तुम सारे केस में कितने जज का बेंच है, तो हो गया तुम्हारा, तो वहीं पर नैया डूब गई तुम्हारी। ये नहीं पूछ रहा है भाई केस पुत्तास्वामी अभी डिसाइड हुआ, इतना इंपॉर्टेंट केस है इसलिए पूछ रहा है। ये भी पूछ लेगा इसमें जज कौन था। अब तुम सब केस के जज का नाम याद करोगे?
कौन पूछ रहा है तुमसे? अभी का केस है इसलिए पूछा। 90% स्टूडेंट तो गुमराह है। मैं आपको सही राह दिखा रहा हूं दोस्तों, मेरी बात को समझो। फिर आर्टिकल पे सवाल आ गया। तो तुम जैसे ही क्वेश्चन पेपर देख के एनालिसिस शुरू करते हो ना, तो सही एनालिसिस करो। अब देखो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल पूछ रहे हो, ये 12वां सवाल दिख रहा है मुझे। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ रूल ऑफ लॉ। दिस ऑब्जर्वेशन हैज बीन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। क्या हो गया? नहीं आता है, छोड़ दो। एक ही सवाल छोड़ा ना 12 में, 150 में कितने छूटेंगे? कितने छूटेंगे? अरे बताओ कितने छूटेंगे? 15 छूट जाएंगे। 135 तो बनाओ, और 135 में यदि तुमने 120 भी सही कर दिया, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन तुम क्या करोगे? मुझे 150 बनाने हैं, मुझे तो विद्वान बनना है एविडेंस का। बनो, फिर बनो। फिर तो 50 दिन में एविडेंस पढ़ोगे तुम। इसीलिए कहा बैरेक्ट इज स्मॉलेस्ट मटेरियल अवेलेबल, उसी को पढ़ो, दिमाग मत लगाओ। दिमाग को छोड़ दो, तुम एग्जाम पास करोगे। दिमाग ज्यादा लगाओगे, एग्जाम फेल कर जाओगे। ये बहुत साधारण। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर लिए, अब लिखा है, जरा एक सवाल सुनिएगा, इसलिए बता रहे हैं कि आपकी समस्या क्या क्या। सर रीजन भी सर आता है, सर रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी क्या? लॉजिकल रीजनिंग भी सीखना पड़ेगा क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं क्वेश्चन पढ़ के अभी सुना दे रहा हूं, तुम बता देना जवाब आता है नहीं आता है। पढ़ रहा हूं आपके लिए। प्रश्न संख्या 15, assertion right to education is a fundamental right. Reason: our constitution had no provision for education before making right to education as a fundamental right. भाई जिसने भी संविधान पढ़ा है उसको पता है राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, सबको पता है। और रीजन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड नो प्रोविजन। अरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन का पहले ही प्रोविजन था, आर्टिकल 46 में लिखा है, और 21 में भी पहले से इंटरप्रिटेशन किया हमने। तो ये तो रीजन गलत है। ए इज राइट, आर इज फॉल्स। किसको नहीं पता, कौन नहीं। अब तुमको भगवान ने इतनी भी यदि इंटेलिजेंस नहीं दे, कैसे जज बनोगे भाई? तुम्हें सरसन रीजन के क्वेश्चन को हुआ बना दिया। बनाओ, हुआ बनाओ, हुआ तो हर कुछ बन सकता है। फिर आपने हमसे सवाल पूछा, अरे सर जूरिस्प्रूडेंस का क्या करें? क्वेश्चन दिख रहा है मुझे आगे। फिर बोला तो भी एम्बिशन का मेटेरियल पढ़ देना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बुक का नाम, ऑथर का नाम, जूरिस्ट का नाम। आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, जैसे गाने के धुन को समझते हो ना, कोलावेरी कोलावेरी। तो ये कोलावेरी को समझना पड़ेगा दोस्त। समझ लोगे तो हो जाएगा, नहीं समझोगे तो जाओ, तो दिमाग लगाते रहो बैठ के। क्या पूछा सवाल जरा देखिएगा। Who propounded animus domini? पढ़ लो जरा पोजीशन एंड ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट जूरिस्प्रूडेंस में। तुम्हें न समझ में न याद हो तो मुझे बता देना। Who is the author of book Taking Right Seriously? देख लेना, एम्बिशन के मेटल में लिखा है। Who rejected customary law as law? जो हिस्टोरिकल जूरिस्ट नहीं होगा वो रिजेक्ट कर देगा, कस्टमरी लॉ तो हिस्टोरिकल वाले मानते हैं। भाई देखो ये सब तो साधारण बुद्धि पर, तर्क पर आधारित सवाल है। तुम क्वेश्चन के साथ टाइम बिताओ थोड़ा। अब तुम्हारी समस्या और भी गंभीर होगी, क्योंकि तुम क्वेश्चन तो देखोगे नहीं, एनालाइज तो करोगे नहीं, दिमाग लगाओगे नहीं। तुम क्या करोगे? जाओगे बाजार में, देखो कौन कौन सी किताब आ गई है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक नैया पे पांव रखो, काम करो, ध्यान से पढ़ो, एक ही चीज को बार बार पढ़ो। अब तुमने हमसे कहा सर आपने बेरक 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 तो बता दिया, बेरक का कैसे करें हम? और सर बेरक पढ़ने में कितनी समस्याएं, जरा देखो। आपका मैं 10 मिनट और लूंगा, सिर्फ 10 मिनट और लूंगा। हमारी मुख्य समस्या बेरक है। आपकी जितनी समस्या है, मेमोराइजेशन, रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, सब उसी से रिलेटेड है। टाइम मैनेजमेंट तो दिन भर पढ़ो, नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है सुबह उठ के पढ़ो। मैं तो यही करता था। और भाई देखो, जिसको कुछ करना है ना, तो विवेकानंद को याद कर लो। अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा एक दिशा में लगाओ। यदि तुम चाहते हो हमें प्रिलिमिनरी पास करना है, तो तुम्हारे तन में, मन में, हृदय में, वाणी में वही आना चाहिए। सोते उठते जागते पढ़ो, और गहराई से पढ़ो। कुछ दिन के लिए सब भूल जाओ,
नहीं करोगे तो सफल नहीं बनोगे। सफलता की कुंजी तो यही है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की तो चर्चा ही मत करो, दिन रात पढ़ो, बट पढ़ो विद प्रिसीशन, पढ़ो विद राइट टेक्निक एंड गैप ले लेके पढ़ो। तुम्हारी यादाश्त बहुत अच्छी होगी। मैं यादाश्त पे थोड़ा संक्षेप में बोलूंगा, बट पहले बैरक पे बोल देता हूं। कोई भी बैरक, जैसे आपने सीपीसी की बात करी, जैसे ही सीपीसी, आप मेरा लेक्चर सुनिएगा यूट्यूब पे, फिर बता दे रहे हैं, ये गलती भी मत करिएगा। यूट्यूब पे सीपीसी के आपको 3-4 लेक्चर, एक तो आज ही मैं सुन रहा था, मैं किसी क्लास में स्टार्ट करने गया था और मैं पढ़ा रहा था। एक पहले का भी लेक्चर है जिसका व्यू ज़्यादा है, बट देखिए विडंबना, उसी लेक्चर का पार्ट 1 बच्चे 5 लाख देखते हैं और पार्ट 2 2 लाख में ही रह जाता है। मतलब 3 लाख बच्चे एक भाग देख करके दूसरे भाग में भाग गए। क्या समस्या है समझ में? आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आप एक पढ़ना शुरू करोगे, आधा होगा, बस भाग जाओगे। अरे निशांत, अरे प्रशांत, अरे पदमजीत, अरे शुभम, मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। चेरी यार देखो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या करें अब? अरे भाई पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लगाओ कॉफी पियो, फिर से पढ़ने जाओ, मत घबराओ। अब बैरक को कैसे पढ़ोगे? गुरमीत ने मेरे से सवाल पूछा, बैरक को कैसे पढ़ोगे? मैंने जवाब दिया कि बैरक को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे है हमारा ये जो शरीर है ना। आप किसी का भी शरीर देखते हो ना, ऑर्गेनाइज, सर ऊपर है सबका। आदमी देखा सर नीचे वाला? नहीं देखा आपने? अच्छा ओके। पैर सबका नीचे होता है, बैरक भी वैसे ही होता है। पहले इसको समझ लो। सीपीसी का बैरक है ना, जैसे सीपीसी में एंटर करते हैं ना, सबसे पहले प्रश्न आता है क्या लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, कैसे कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे, कैसे कोर्ट को सुनाएंगे, कैसे ज्यूरिसडिक्शन बताएंगे। सीपीसी शुरू हो गया। अब आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात। करो नहीं हम बैरक पढ़ते हैं पागल हो जाते हैं। मेरे पास आओ, समाधान लेके जाओ, बहुत साधारण है। मैंने अपने लेक्चर में, यूट्यूब लेक्चर में उतना लंबा तो अभी बोल नहीं पाऊंगा, काफी अच्छे से बताया इस बात को, कैसे सीपीसी का प्रवाह चलता है। जब मेरे साथ कोई समस्या, तभी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैं प्लेंटिफ हूं, आप डिफेंडेंट हैं। अब कोर्ट में जाएंगे तो ज्यूरिसडिक्शन का मसला खड़ा होगा, और कोर्ट में लेके क्या जाओगे? क्रिमिनल सूट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो सिविल सूट, सेक्शन 9 आ गया। किस कोर्ट में लेके जाओगे? लोएस्ट कोर्ट में लेके जाओगे, 15 आ गया। किस कोर्ट में लेके जाओगे? 16 से 20 आ गया। याद करने क्या, जो मुझे तो ऐसे ही याद है। अच्छा नहीं नहीं सर, सॉरी टू से, आप बड़े चालाक आदमी हो, आप ऐसे ही हमें बता रहे हो बहुत कठिन है पढ़ना। जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो अच्छा सर ये बताना सेक्शन 16 में इतनी सारी बात लिखी। अरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हारे पास दिमाग है और रंजन जैसा एक मित्र है, बात को समझो। भाई प्रॉपर्टी यहां तो केस वहां कर दें, अपराध यहां होता है तो क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहीं और चलती है? ये तो कॉमन सेंस है, लॉ इज ऑल अबाउट। आप इसको छोड़ के मत पढ़ो। आपकी समस्या 90% यहीं शुरू होती है। आप जब पढ़ते हो ना, तो आप अपना दिमाग साइड करते हो और अपना आंख साइड करते हो, दोनों अलग अलग चलता है। हमारा कहना है आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपकी कान, आपका मुंह, सब एक साथ एक दिशा में केंद्रित होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं तो आपको बोल रहा हूं, देख रहा हूं तो आपको देख रहा हूं, मैं किसी दूसरे को नहीं बोल रहा हूं। मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूं। आपको भी पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो। मैं पढ़ तो रहा हूं बट नींद आ रही है। पढ़ किस ले रहे हो जब यहां जा ही नहीं रहा? क्यों पढ़ रहे हो? अब तुम ही बताओ ना। तुम जाके घर पे आज देखना, सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 क्या लिखा है इसमें? जरूरत यही लिखा है कि यदि गलती यहां हुई तो सजा यहां दी जाएगी, गलती यहां हुई तो केस यहां, वो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, कुछ भी हो। नहीं नहीं सर, सीआरपीसी समझ में आता है। अरे सीआरपीसी सीपीसी दोनों एक ही जैसा है। मैं आपको कभी समझाऊंगा सीआरपीसी इक्वल टू सीपीसी, उसके लिए एक विशेष व्याख्यान होगा। दोनों में 2 पार्टी होगी, दोनों में एक कोर्ट होगा, दोनों में ज्यूरिसडिक्शन का सवाल उठेगा, दोनों में ट्रायल चलेगा, दोनों में जब भी ट्रायल चलेगा दोनों पक्ष को दोनों बात बताई जाएगी, पूरा मौका दिया जाएगा, न्यायालय दोनों से एविडेंस लेगा, तभी निर्णय दिया जाएगा। सबको पता है। सर इतना धारा कैसे याद किया जाएगा? भाई धारा याद करने की जरूरत है, ये तो याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा सर? तो मेरा यूट्यूब लेक्चर सुन लो। सीपीसी न याद हो ना तो मेरे को एक चिट्ठी जरूर लिखना। हालांकि आजकल वक्त नहीं लोगों के पास, तो चलो वहीं कमेंट कर देना।
यूट्यूब पे ही कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया बताऊंगा, फिर से प्रयास करूंगा, मैं तो हार नहीं मानता, आप मान जाओगे मैं नहीं। और देखो अनुशासन बहुत आवश्यक है, बेयर एक्ट का ऑर्गेनाइजेशन समझो। अब तुम्हारे पास एक नई समस्या आ गई, मैं सबका समाधान बता रहा हूं और कहां समाधान है ये भी बता रहा हूं। तुमने कहा सर सेक्शन 164 इतना लंबा चौड़ा जरा देख लो, सीआरपीसी में कितना लंबा चौड़ा, कैसे याद कर लूं, आप तो कह के निकल जा रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जाइए यूट्यूब चैनल पर 164 का एक लेक्चर दिया, मैं आपको सब बता रहा हूं बारीकी से, आप नहीं करोगे तो मेरे को दोष मत देना। मैंने एक एक बात बताई कि इफ यू वांट टू मेमोराइज सेक्शन 164 कीप इन माइंड 7 कीवर्ड्स, मैंने बताया हुआ है, आप देखिए चैनल पर जाकर, बताया हुआ है। अब कहोगे आप तो आज यूट्यूब चैनल का प्रचार कर रहे हो, भाई मैं कम समय में कैसे अपार ज्ञान आपको दे दूं, तो ये तो शिक्षक के नाते बता सकता हूं ना कि ज्ञान कहां रखा हुआ है, जाके वहां से ले लो। यही कर रहा हूं, आपको दिशा बता रहा हूं कि जाओ वहां ले लो। ये बता दिया ना 164 में 7 वर्ड्स हैं, एक हिंट दे दिया ना। अब कौन से 7 वर्ड्स हैं जाके देखो, वाई वेयर व्हेन हाउ लिखा है, बताया मैंने। तो जो ये बेयर एक्ट पढ़ने की समस्या और मेमोराइजेशन की समस्या, सेक्शन 2 पे व्याख्यान है मेरा कि भाई ये जो आपके इतने सारे शब्द हैं 25 से ज्यादा कैसे याद कर लोगे, 27 शब्द जो भी आपके बेयर एक्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 2 में कैसे याद कर लोगे, 27 शब्द है ना शायद, तो 27 शब्द कैसे याद कर लोगे। तो मैंने 27 का तरीका बताया है। मैंने भी बोला ना, ए में बी लिखा है, बी में सी लिखा है और सी में 3 वर्ड्स हैं, सी में 3 है। देखो कितना मैजिकल लॉजिकल, कॉग्निजेबल, कंप्लेंट एंड चार्ज। अब तुमने कहा सर ये कैसे याद होगा, तो ये बताओ डिक्शनरी में कॉग्निजेबल पहले आता है, कंप्लेंट पहले आता है, चार्ज पहले आता है, तो वैसे ही चलेगा कुछ। तो यदि मान लो मैंने कभी गलत भी आपको बता दिया, गलत भी दिमाग में आ गया, कुछ भी हो सकता है ऐसा हो गया हो, आप अपने से एक तर्क बना सकते हो, कभी गलती नहीं होगी आपसे। आप पढ़ना सीखो, किताब मत ढूंढो, तरीके ढूंढो। किताब छोड़ो, बेयर एक्ट पकड़ो, बेयर एक्ट पकड़ो तो बेयर एक्ट पढ़ना सीखो। बेयर एक्ट पढ़ना नहीं सीखोगे तो 50 दिन बहुत कम है, बेयर एक्ट पढ़ने जानते हो तो 50 दिन बहुत ज्यादा है। अब निर्णय तुमको लेना है कि तुम करोगे क्या। तुमने हमसे सवाल पूछा, बेयर एक्ट का ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चीज का लेक्चर यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आईपीसी का भी है, कॉन्ट्रैक्ट का भी है। अब देखिए कुछ लोग तो अननेसेसरी अपने आप को परेशान करते हैं, एग्जाम फियर, एंजाइटी। क्यों भाई, एग्जाम में बैठो, फन करो, हमें नहीं बनना जज, हम तो एग्जाम देने आए हैं। सर ने कहा था कितने सवाल बनाने, कम से कम 80% सही होना चाहिए। आज चैलेंज लेके जा रहा हूं, कभी भी पर, इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु। आप क्या कर रहे हैं पता है, आप फल की चिंता कर रहे हैं। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आप जज मत बनो, कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आप परिणाम पर ना पहुंचो, कृष्ण ने ये कहा कि आप फल के बारे में अननेसेसरी एंजाइटी और एंग्सस होकर के अपना अभी वर्तमान खराब मत करो। आप काम करो ना, आप पढ़ो, एग्जाम होगा नहीं होगा, फेल करेंगे पास करेंगे, फेल करने पे भी बहुत मजा है। अभी मैं एक एग्जाम में फेल कर गया, मैं दूसरा एग्जाम दिया और मुझे एक्सीलेंट रिवॉर्ड मिल गया। अब बताओ, वे किसी जज का ये कह देना, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया संस्था है और आलोक रंजन यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब फॉर कंट्री, ये कम छोटी बड़ी बात नहीं है। ये कोचिंग वाले के लिए, कोचिंग वालों को लोग बिजनेस के तौर पे देखते हैं, ऐसा हमारे यहाँ है नहीं, बट लोग ऐसा सोचते हैं। वो क्यों हुआ, क्योंकि मैं एक एग्जाम में असफल हुआ था, मैं आपको बता दूं, मेरे को बहुत बुरा लगा था, बता दूं। तो फेल करना ना कभी कभी बहुत बड़ा कैटलिस्ट होता है। फेल करो, डरो मत। मैं कभी नहीं पूछूंगा तुमसे तुम फेल क्यों कर गए भाई, मैं नहीं पूछूंगा आपसे सारस्वत फेल कैसे। नाजिया फेल कैसे, अरे फेल तो करते तभी तो होगा आगे कुछ बढ़िया। तो फेल पास ना, ये सबसे ऊपर उठ जाओ। बेयर एक्ट को पढ़ना सीखो, बड़े सेक्शन को कैसे पढ़ना ये भी मैं बता रहा हूं, उसको बाइफरकेट करके क्वेश्चन पूछो ना, व्हाट वेयर हाउ, 5 क्वेश्चंस का WH का थियरी तो तुम जानते होगे, करो ना उसको। तुमने मुझसे पूछा
कि भाई टाइम मैनेजमेंट तो अभी मैं कुछ नहीं खास बोलूंगा, मैंने बोली थी आपको दिन रात पढ़ना चाहिए। और देखो सिलेबस को तुम हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है यहाँ, 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, तुमको शेड्यूल मिल जाएगा, एम्बिशन के वेबसाइट पे भी जानकारी दे दी जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसी अनुसार से शेड्यूल बनाइए, आप अपना दिमाग मत लगाइए। जो नए पेपर हैं वो हम क्लास में आपको बताएंगे, हम सबको समझाएंगे, हम लगातार प्रयास करेंगे कि आपको सब चीज हम टाइम टू टाइम देते रहे। हम भी उतने ही सीरियस हैं, बट हम कोई क्रैश कोर्स नहीं चलाते, हम स्पष्ट कर दें। और हम इस तरह की बीमारियों में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप क्रैश कर जाएंगे। सीपीसी कहिएगा 5 दिन में आप पढ़ा दो सर, तो हम पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे। मैं उससे बढ़िया आपको तरीका बता रहा हूं, घर पे बैठ करके यूट्यूब का लेक्चर वॉच कर लो, सीपीसी का बैरक पढ़ लो, क्वेश्चन। अच्छा पढ़ना कैसे, एक इस पे खास बात आपको बता दूं, आपने मुझसे पूछा था मेमोराइजेशन, जरा मैं इस पे संक्षेप में बोल देता हूं, उसके बाद मेरा काम लगभग समाप्त हो जाएगा। मेमोराइजेशन पे देखिए, मैं आपको पढ़ने की बहुत बेहतरीन तकनीक बता रहा हूं। आप क्या करो ना, क्वेश्चन पेपर ले लो, ठीक है, एक सब्जेक्ट शुरू करो। जैसे मान लो मुझे एविडेंस की परीक्षा 25 तारीख को देनी है, तय है, क्या मुझे शेड्यूल मिल सकता है? एविडेंस की परीक्षा 25 तारीख को होने जा रही है, ये मुझे पता है। एविडेंस के साथ शायद दूसरा एक पेपर छोटा वाला इन्होंने लगाया है, जिसका पॉलिटी है और भी कुछ है, ठीक है, जो भी है ABCD। अब मैं आपको तरकीब बता रहा हूं, आज तारीख है 21, 22, जो भी है, मैं तिथियों में नहीं फंसता, मैं दिनों में नहीं उलझता, मैं तो अपने अनुसार से समय की गणना करता हूं। नहीं पढ़ पाऊंगा तो 25 को आगे खिसकाऊंगा, पर चलिए समय मेरे नियंत्रण में नहीं है, आपके भी नियंत्रण में नहीं है। मैं आपको यही बताऊंगा, आप हमारे साथ साथ पढ़ो, एविडेंस का बैरक ले लो, उसको पढ़ो, बट पढ़ने के पहले करो क्या, सबसे पहला काम करो, तुम क्वेश्चन पेपर सबसे पहले देखो। मैं एक बहुत नायाब तरीका आपको बता रहा हूं, यदि आपको याद करना है और मेमोराइजेशन को, ये कोई नहीं करता है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं अपने विद्यार्थियों को कई बार बताया, बट उसमें से 10% विद्यार्थी करता है। 90% आर सो इनडिसिप्लिन और देयर इज इनर्शिया, सॉरी टू से। देखिए शब्दों का कभी कभी ना विवाक इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि आपको दिखाऊं कि आप कहां गलत हैं। प्रीवियस क्वेश्चन लिया आपने, एविडेंस पढ़ना है, आपने क्या किया, यूपी के क्वेश्चन लिए, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप 5 से 10 साल के क्वेश्चन निकाल लो, एक सादा पेज लो, इस पे केवल सेक्शन से रिलेटेड लिखते जाओ। लिख लिया तुमने, मान लो 15 सवाल के आसपास आया है, तो 100 सवाल हो जाएंगे इस पर। 100 सवाल से क्या होगा, तुम्हें एविडेंस का सिलेबस पता चल गया, कहां से क्वेश्चन आएगा। पता चल गया एविडेंस का सिलेबस, जो तुम्हारी समस्या थी। केवल सेक्शन से लिखना है, कौन कौन सेक्शन से क्या केस आए। ये कोई नहीं कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई से। अच्छा चलिए, हमारे क्लास में विद्यार्थी भी बैठे हैं, ये भी बताएंगे कितने लोग अभी तक किए हो आप में से, जरा हाथ उठाना सच्चाई से, नहीं झूठ नहीं बोलना है। पंद्रह फीसदी लोगों ने हाथ उठाया, लगभग 20% ने मान लेते, बाकी 80%। 80% का क्या करें हम। ये देखिए, ये तो एक छोटा सा सैंपल है देश का। अब आप पूरे देश में यदि इस बात की पड़ताल करोगे तो आपको पता चलेगा कि 90% स्टूडेंट या 99% स्टूडेंट कभी ये नहीं करता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके एक पेज पे लिखे किस सेक्शन से सवाल आया, सिर्फ सेक्शन लिखने के लिए मैंने कहा, क्वेश्चन वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे सेक्शन 82 से आया, सेक्शन 82 लिखो, सेक्शन 90 से आया, सेक्शन 90 लिखो। देखो सेक्शन 90 लिखा तुमने, जैसे सेक्शन 8 लिखा, तुम्हें बार बार सेक्शन 8 दिख जाएगा, बार बार सेक्शन 3 दिख जाएगा, बार बार सेक्शन 32 दिख जाएगा। तुम्हें पता चल गया हमें कितना इंपॉर्टेंस के साथ क्या पढ़ना है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम, जब तुम्हें ये पता चल गया कि सिलेबस क्या है, अब एविडेंस का तुम डायरेक्ट पढ़ने जा रहे हो, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर अब देखो, दूसरा स्टेप करो, क्वेश्चन बनाना शुरू करो।
या तो तुम क्या करो कि जैसे ये सेक्शंस तुमने देख लिया तो एक बार रीडिंग लगा लो प्रिलिमिनरी, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, या जो पहले से पढ़े हैं वो और अच्छा है। क्वेश्चन बनाना शुरू करो। जैसे ही तुम क्वेश्चन, अभी एविडेंस का क्वेश्चन बनाना है, जैसे एविडेंस तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन बनाना शुरू करो। क्वेश्चन बनाना तुमने शुरू किया, ठीक है। जब तुम क्वेश्चन बनाने जाओगे तो किसी से 20% क्वेश्चन बनेगा, किसी से 40% बनेगा, किसी से 60% बनेगा, किसी से 80% बनेगा, कोई हो सकता है 100% होगा। बट ये कोई आधार नहीं है कि आपने कितने सवाल बनाए। मैं इस बात में जा ही नहीं रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव चीज है। बट इससे होगा क्या बताऊं आपको, जो जो क्वेश्चन आपसे बन गए वो, और जो जो नहीं बने वो दोनों, देखिए आपने एविडेंस का सिलेबस पता कर लिया है, अब आप क्वेश्चन बना रहे हैं। अब आपका काम है बैरेक्ट को याद करना, मेमोराइजेशन आपकी प्रॉब्लम है। आप ये क्वेश्चन बनाओ, बनाने के बाद आंसर मिलाओ बैरेक्ट से। दूसरा कोई भी सोर्स नहीं होगा, बैरेक्ट में अपने से आंसर ढूंढोगे। आप बात को ध्यान से सुन लो, जहां गलत होगा वो तुम्हारी दिमाग में बैठ जाएगा, ये मैंने गलत किया था, ये अब आ गया मेरी समझ में। जहां सही होगा तुम्हारा उत्साह बढ़ जाएगा, और दोनों में, कहते हैं ना दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएगा और एविडेंस समाप्त हो जाएगा और तुम जज बन जाओगे। प्रिलिमिनरी तो पास करने की गारंटी है। क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर लोगे, पहले एक पेज लोगे सादा सा, उस पर अपने सारे सेक्शंस भर दोगे 10 साल के सवाल का। उसके बाद तुम उन्हीं सेक्शंस पे फोकस करोगे और बैरेक्ट पढ़ने में ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान हमेशा रखोगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बैरेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एविडेंस पढ़ने जा रहा हूं तो मैं बहुत सीधा सा सिंपल सा सवाल बताता हूं सबको। एविडेंस क्या करता है, तो एविडेंट कैसे करेगा एविडेंट, तो फैक्ट्स ला करके। कौन से फैक्ट, तो रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू। रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, तो आपने लिखा 6 से 55। कैसे लाओगे, तो 56 से 100। कौन लाएगा, तो 101 से आगे बढ़ो, और लाएगा तो क्या होगा, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, पूरी कहानी खत्म, एविडेंस ओवर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। बहुत सरल लगता है, इसीलिए एविडेंस में सिर्फ 3 भाग हैं। फैक्ट का, कौन व्यक्ति लाएगा उसका, और नो फैक्ट का किस रूप में लाएगा फैक्ट को उसका, और कौन व्यक्ति लाएगा, और लाएगा तो उसका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, एक्सेप्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या होगा, नहीं होगा, ये तीसरी बात में लिखा है। जज क्या करेगा, तुम क्या करोगे, कितने विटनेस लाओगे, क्या सवाल पूछोगे, क्या नहीं पूछोगे, सब तीसरे भाग में। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मेरे एविडेंस के बैरक में देखना ध्यान से, पहले ही चार्ट बनाया हमने, बहुत सुंदर चार्ट है दोस्त। वो मेरा बनाया हुआ नहीं, वो जेम्स स्टीफन ने स्कीम प्रेजेंट किया है एविडेंस का। हर व्यक्ति जेम्स स्टीफन नहीं है। अब तुम मेरा लेक्चर सुनोगे तो आईपीसी की भी स्कीम मैंने बताई, क्योंकि मैंने जेम्स स्टीफन से प्रेरणा ले ली। कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैंने स्कीम बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट का भी बनाया, वो जेम्स स्टीफन ने बना के शायद नहीं दिया, मैंने बना दिया। तो ऐसा मैंने हर विषय में यूट्यूब पर किया है, एम्बिशन लॉन्च शूट के यूट्यूब चैनल पर। तो आप देखिए, उसको आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे, यादाश्त कैसे बढ़ेगी। अब तुम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक जगह लिखो, मैंने तो कंपाइल करके लिख दिया है अपने बैरक में। दोस्तों से पूछो, सवाल बनाओ, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। बड़े सेक्शन में मैंने बता दिया 164 का वो जो पैटर्न है उसको फॉलो करो, WH क्वेश्चन। फिर भी नहीं होता है तो मैं हूं ना, मैं हूं ना आपके लिए, मेरे से पूछो। केस लॉ मैंने बोल दिया, ध्यान नहीं देने का ज्यादा। मेरे को लगता है मैंने आपके सारे सवाल का, मैनेजमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट मैंने बताया जनरल रूप में पढ़ना है। साइनॉप्सिस फॉर प्री के लिए किसी ने साइनॉप्सिस फॉर प्री बोला था, इसके लिए लेक्चर में सफिशिएंट जानकारी मैंने दी है जो यूट्यूब पर बनाया। मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, जब भी बैरेक्ट को पढ़ोगे सही सवाल रेज करोगे, सही सवाल रेज करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। यदि सही, अब तुम पढ़ने जा रहे हो 16 से 20 सीपीसी का, तुम्हें यह पता ही नहीं चल रहा पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ो ना कि ज्यूरिसडिक्शन कहां लाई करेगा। यदि मैं यहां बोल रहा हूं और यहां किसी को डिफेम करूंगा तो केस कहां होना चाहिए, जहां वो व्यक्ति इंजर हुआ है या जहां मैं बोल रहा हूं। मैंने कुछ ऐसा साधारण बात तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना। अब आप बैरेक्ट निकालो, कॉरबोरेट करो, कॉन्ट्रडिक्ट करो, दिस इज व्हाट इज द मेथड ऑफ लर्निंग। तुम एक साधारण सोच पहले डेवलप करो। अच्छा भाई बताओ, तुमने सवाल पूछा, प्रिया, सिमरन, व्हाटएवर, निकिता, व्हाटएवर, आपके जो भी नाम है, जानना, आकांक्षा, व्हाटएवर, शिवानी, जो भी नाम है आपके, शुभम, जो भी नाम है,
आपने एक दूसरे से सवाल पूछना शुरू किया, मृणाल बताओ यार रिटर्न स्टेटमेंट कब तक फाइल करेंगे। एक ने पूछा दूसरे से, दूसरे ने बताया जब तक तुम हमें चाय पिलाओगे। भाई 30 डेज सबको पता है। दोस्त अगला सवाल मन में आया, क्या ये 30 डेज बढ़ भी सकता है? एक दूसरे से सवाल पूछना शुरू करो ना। कब करोगे? जब एग्जाम निकल जाएगा तब। नहीं मिलते हैं हम, ग्रुप बना लो। व्हाट्सएप पे जो ये फालतू फालतू के मैसेज फॉरवर्ड करते हो, हमारे पास तुम्हारे पास समय नहीं है। मैं भी चाहता हूं कुछ लिखूं, हम तो काम की बात करेंगे। हम YouTube पे कैसे लेक्चर बनाएंगे जो हमारे विद्यार्थियों के काम आएंगे। आप कैसी पढ़ाई पढ़ेंगे जो आपके काम आएगा। हम फालतू की चीजों में नहीं पढ़ते। हमें अपना भविष्य बनाना है, देश का निर्माण करना है। हमें लगता है हमने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। एक्सक्लूजन इंक्लूजन मैंने बता दिया, भाई पेज बताएगा आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। रिवीजन देखो, तुम कोई भी चीज पढ़ो, पढ़ के छोड़ दोगे तो भूल जाओगे बार बार। और रिवीजन का समय हमेशा उस समय रखो जब तुम थक जाओ। हमेशा नए टॉपिक्स दिमाग जब आपका दुरुस्त हो तब पढ़ना चाहिए। और देखो कभी मत पढ़ना जब आपको नींद आए, जब दिमाग में कुछ न जाए बट किताब लेके बैठे रहो। दोस्त क्या कर रहे हो? हम पढ़ रहे हैं। ऐसी कैसी पढ़ाई होती भाई? पढ़ने के वक्त ये चलना चाहिए बहुत तेज, फास्ट, खूब प्रेम से सो। यू मस्ट हैव 7 hours sleep at least. For the timing, I must tell you, you should have control on your food also. ज्यादा खाओगे ज्यादा सोओगे, शरीर को भोजन को पचाना पड़ता है। कम खाओ, अच्छी चीजें खाओ। मैं तो रात में भोजन ही नहीं करता, कभी कभी करना पड़ता है। कल एक मित्र आए थे मुंबई से, उनके साथ खा लिया हूं, लेकिन एक ही चपाती खाई, दूसरी नहीं खाई। कंट्रोल तो करना पड़ेगा। अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। अनुशासन नहीं है तो जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैंने आपको शायद लॉ के बारे में बता दिया है, आप कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मैंने ये भी बता दिया। क्वेश्चन पेपर के अनुसार पढ़ेंगे। बैरेट को कैसे मेमोराइज करेंगे वो भी मैंने बता दिया है। आपको कोई समस्या हो तो मेरे को YouTube पे लिखना। ऐसे भी आप जो लोग हमारे विद्यार्थी हैं जुड़े हुए हैं वो मेरे को लिखेंगे, बताएंगे अपनी समस्या।